जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, पहली 2, ठीक है। और आज थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और नया कंसेप्ट पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक कंसेप्ट है सिर्फ, ये स्टडी करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी होता है अगर आप इसको जल्दी जल्दी से करें, कंसेप्ट को समझे बगैर और खुद से पढ़ें या समझने की कोशिश करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ नहीं आएगा। ये ट्रिकी है थोड़ा, इसीलिए मैं स्टार्ट में चाह रहा हूँ कि जो हमारी स्पीड है वो स्लो रहे, तेज़ ना हो, ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें ज़्यादा टाइम मिल सके, हम कंसेप्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। कल हमने स्टडी किया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। इसमें 2 लफ्ज़ अहम थे, एक निगोशिएबल, एक इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या था? रिटन पीस ऑफ पेपर जो कि आपको राइट देता है टू रिसीव मनी। और निगोशिएबल का मतलब क्या था? ट्रांसफरेबल। शाबाश। निगोशिएबल का मतलब क्या? ट्रांसफरेबल। इसका मतलब है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा पीस ऑफ पेपर जिस अगर आपके पास है उसकी बेस पे आप किसी से पैसे रिसीव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके 3 एग्जांपल्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल कौन से? चेक, जो कि अक्सर आपने देखा भी होगा चेक। लेकिन याद रखें प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी ट्रेडर्स यूज करते हैं। खास तौर पे जो बड़ी मार्केट्स होती हैं इनमें ट्रेडर एक दूसरे के साथ जो डीलिंग कर रहे होते हैं उनमें प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ जगहों पे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। तो हम, लेकिन सबसे जो ज्यादा कॉमन एग्जांपल है वो चेक है। इसलिए हम बहुत से कंसेप्ट्स को समझने के लिए चेक को सामने रखेंगे। कंसेप्ट तीनों के स्टडी करेंगे, लेकिन बार बार एग्जांपल जो आएगी वो हमारे सामने चेक की आएगी। अच्छा, हमने फिर इसके बाद स्टडी किया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मैं भूल गया हूं। वो तो क्या था? पहला क्या था? इजीली ट्रांसफरेबल, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। यानी अगर मैंने चेक इन भाई को दिया तो ये चाहे तो खुद जाके बैंक में पेमेंट ले ले, और चाहे तो ये चेक आगे किसी और पार्टी को दे दे जिसको शायद मैं जानता भी नहीं। लेकिन चूंकि पहले इनके पास राइट टू रिसीव मनी था जब तक चेक इनके पास था, जब उन्होंने चेक आगे ट्रांसफर कर दिया, यानी आगे चेक निगोशिएट कर दिया, ट्रांसफर करने का मतलब निगोशिएट कर दिया, निगोशिएट, तो जिन भाई को चेक दिया अब इनका राइट है। क्या इनका राइट है? कि ये उसे पैसे रिसीव कर सकते हैं उस चेक की जो भी अमाउंट है, और अगर ये चाहे तो ये दूसरे वाले भाई चाहे तो खुद से कैश रिसीव कर रहे, चाहे तो ये आगे फर्दर किसी और को ट्रांसफर करते हैं। इन पार्टीज का लाजमी नहीं है कि मैं इन पार्टीज को जानता हूं, ठीक है। मैंने इनको पेमेंट की, इनको चेक दिया, ये आगे जिसको चाहे निगोशिएट कर सकते। ये है इजीली ट्रांसफरेबल या इजीली निगोशिएबल का कंसेप्ट, कि जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी बाइक्स है, दूसरे एसेट्स, बाइक्स है, बाइक आपका घर है, आप प्रॉपर्टी लेते हैं वो भी ट्रांसफरेबल, लेकिन वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत आसानी से ट्रांसफरेबल है। चाहे तो आप सिर्फ फिजिकली इनको डिलीवर कर दे इनको, ये ले भाई चेक, ये ले, निगोशिएशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। या एक और ऑप्शन होती है कि आप इंडोर्स साइन करके फिर ट्रांसफर करते हैं। दोनों तरीकों से मेरा ख्याल है 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो जाएगा। इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कहा जाता है ये इजीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। एक और फीचर भी पढ़ा था कल, वो क्या था? पेएबल टू बेरर भी हो सकता है, पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं चेक इन भाईजान को दे दूं और चेक के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कि मेरा नाम लिखा, क्योंकि चेक मेरा तो लिखा प्रिंटेड होगा ना, मेरे साइन तो होंगे, लेकिन किसको पे कर रहा हूं उस पार्टी का नाम नहीं लिखा, जिसको पे कर रहा हूं उस पार्टी का नाम नहीं लिखा। अगर मैंने इनको चेक, ये चेक क्या कहलाता है? बेरर। बेरर चेक, बेरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है, चेक कह लें इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक एग्जांपल है ना। तो कभी मैं आपको कह दिया करूंगा चेक, और अगर मैंने जनरल टर्म बोलनी होगी तो मैं इंस्ट्रूमेंट कह दूंगा, ठीक है। तो ये जो मैंने इनको इंस्ट्रूमेंट दिया, ये मैंने इनको चेक दिया, ये कौन सा है? बेरर। बेरर चेक का असूल क्या है? जिसके पास है उसी का है, जिसके पास है उसी का, वही उसके ऊपर पैसे रिसीव कर सकता है। बेरर इंस्ट्रूमेंट का रूल क्या है? जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वही पैसे रिसीव कर सकता है। एक दूसरी टाइप भी होती है कि मैं जब इनको चेक दूं ना, उसके ऊपर नाम लिख दूं कि पे किसको करना है? मिस्टर ए को। ये इंस्ट्रूमेंट अब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सिक्योर, ज्यादा सेफ है बेरर इंस्ट्रूमेंट की निस्बत, इसलिए कि बेरर इंस्ट्रूमेंट अगर मेरा गुम हो गया या चोरी हो गया तो अगर जिसको मिला वो खुद से भी जाके पैसे निकलवा सकता है। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में चूंकि नाम लिखा हुआ है ये ज्यादा सिक्योर है। कैसे? गुम हो भी गया, चोरी हो भी गया, तो ये हर कोई जाके उधर से कैश रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ है किसको पे करें, ठीक है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, बेरर इंस्ट्रूमेंट तो इजीली ट्रांसफरेबल है,
क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी इजीली ट्रांसफरेबल है? भाई वो कैसे? अच्छा, मेरा ख्याल ये है इजीली ट्रांसफरेबल ऐसे होगा कि अगर मैंने इनको चेक दिया, उसके ऊपर मिस्टर ए लिख दिया, तो ये क्या करें, मिस्टर ए को मिटा के उसके ऊपर बी लिख दें। ऐसे नहीं ट्रांसफरेबल हो जाएगा? अच्छा ठीक है, मिटाए ना, उसको क्रॉस कर दें, और क्रॉस क्या, अच्छा ऐसे भी नहीं निगोशिएट होगा? कैसे निगोशिएट होगा? हाँ, उसके साथ या बैक कहीं पे भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कहीं पे भी आमने सामने दाएं बाएं आजू बाजू कहीं पे भी वो अपने कर दें, और जिसको निगोशिएट करना है, जिसको ट्रांसफर करना है, उसका नाम भी लिख दें, उसका नाम भी लिख दें। भाई ये बात समझ आई? चले 2 सवाल पूछ रहा हूं, है कोई माइका लाल क्लास में जो जवाब दे इसको? ये है माइका लाल, अच्छा ठीक है जी भाईजान, जवाब दीजिए। पहला मेरा क्वेश्चन, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। मैंने इन भाईजान को बेरर इंस्ट्रूमेंट दिया, क्या ये इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? एक मिनट है, क्या ये इसको ऑर्डर, मैंने इनको बेरर इंस्ट्रूमेंट दिया, क्या इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं? कैसे? नाम खाली है, उसके ऊपर नाम लिख दें, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। समझ आ रही है? नाम ही नहीं, बेरर का मतलब कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ लिख दे, ऑर्डर बन जाएगा। अच्छा अब एक मुश्किल सवाल है, और आप पहुंच गए होंगे सवाल क्या है। अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये इस बात को समझ गया मैं सवाल क्या पूछने लगा? क्या? शाबाश। क्या कोई ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दिया भाई को, क्या वो बेरर इंस्ट्रूमेंट बन सकता है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन सकता है? कितनों का ख्याल है नहीं बन सकता? आपका ख्याल है बन सकता? शाबाश। आप बताइए, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर बन सकता है? आपने कहा बन सकता है, कैसे? नहीं, निगोशिएट कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा निगोशिएट नहीं हो सकता, निगोशिएट तो ऑर्डर भी हो सकता है, बेरर भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ऑर्डर बेरर में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे? शाबाश, सिर्फ सिग्नेचर कर दें, नाम ना लिखे, ये बेरर हो गया। कैसे बेरर हो गया? ये जिसके पास भी जाएगा उसका राइट बनता जाएगा, वो अपना नाम लिख दे, जाके पैसे ले ले। पहले ऑर्डर था ना, ऑर्डर था, इन भाईजान को ऑर्डर थे कि पे टू ए। इन्होंने जब निगोशिएट किया, जब इंडोर्स किया, जब ट्रांसफर किया, तो सिर्फ साइन किए, नाम नहीं लिखा कि किसको निगोशिएट कर रहे हैं, किसको निगोशिएट कर रहे हैं। ये नाम नहीं लिखा इन्होंने, नाम नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ साइन। नहीं समझ आई? नहीं, अच्छा अभी कोई बात नहीं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बोले डायग्राम के साथ। ये एक घड़िया सा चेक है, इधर डेट होती है, इधर पे करके कुछ लिखा होता है, इधर लिखा था आर बियरर, और नीचे लिखा हुआ है 1000 रुपए, बस काफी है, ओनली रुपीज 1000 ओनली। नीचे साइन, इधर नाम लिखा, किसका नाम लिखा? काउंट होल्डर का नाम लिखा। अच्छा अब सुने, अगर मैं इसको साइन करके एज इट इज ये चेक इनको दे देता हूं, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेरर। अगर मैं इनको लिखता हूं, भाईजान का नाम क्या है? अजमल भाई। अजमल भाई को ये पे अजमल ये लिख के दे देता, अब ये कौन सा हो गया? गलत, घूम गए। ये लिखा या तो अजमल को दे दो या बेरर को, जो भी है, तो ये अजमल भी ले सकता है, बेरर, ये भी बेरर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अब जो इसको काटा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब मैंने अजमल भाई को दिया, ठीक है, ये आगे और ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं, बस सिर्फ नाम लिख दिया, ये भी काफी है। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट दिया अजमल ने, ये भाई का क्या नाम है? हमाद। अजमल भाई ने आगे हमाद भाई को पेमेंट करनी है। क्या ये चेक जो मैंने इशू किया है अजमल भाई को, अजमल भाई आगे हमाद को दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। कैसे? ये हाँ, चेक के नॉर्मली बैक साइड पे, लेकिन दूसरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू कहां पे जगह मिले उधर साइन फिट कर दे। फर्ज कीजिए कि ये हमने चेक की दूसरी साइड है, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब अजमल भाई ने क्योंकि अजमल के पास है राइट टू रिसीव, अजमल का है, अजमल ने साइन किए अपने, ये समझ लीजिए चेक की बैक साइड, अजमल ये साइन कर दिए, और आगे क्या लिख दिया? नाम। ये साइन है, और लिख के आगे क्या लिखा? हमाद। ये अजीब बात है, नाम लिखा हुआ है हमाद और साइन है अजमल। क्योंकि अजमल पार्टी और है, हमाद पार्टी और है। अजमल वो पार्टी है जो निगोशिएट कर रही है, जो इंडोर्स कर रही है, जो ट्रांसफर कर रही है,
और हमाद वो हैं जो जिनको ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफरी, इंडोर्सी, ट्रांसफरी, निगोशिएटी, ये निगोशिएटी कोई टर्म नहीं है, मैंने खुद ही याद कर लिया। हाँ, ट्रांसफरी कर ले या इंडोर्सी कर ले, इंडोर्स, तो ये इंडोर्सर, अजमल इंडोर्सर, हमाद इंडोर्सी। अब ये देखे, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो रहा है, इंडोर कैसे, क्लियर हो गया? ये अभी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, अगर आप इतने बड़े साइंसदान हैं, मुझे बताइए इस चेक के ऊपर अब अजमल पैसे ले सकता है? अजमल, क्योंकि अजमल ने तो अपना राइट आगे ट्रांसफर कर दिया, इस पे पैसे कौन लेगा? क्या इंडोर्स, क्या हमाद आगे फर्दर इसको निगोशिएट या इंडोर्स कर सकता है? हमाद आगे फर्दर मजीद निगोशिएट कर सकता है? यस, कर सकता है। इजीली ट्रांसफरेबल का मतलब यही है कि ट्रांसफरेबल जितनी दफा मर्जी करो, नाम लिखते जाओ, साइन भी करते जाओ, ऐसे ना, हाँ, बल्कि पहले साइन करते जाओ फिर नाम लिखते जाओ, पहले साइन करते जाओ फिर नाम लिखते जाओ, पहले साइन कर नाम लिखते जाओ। तो जिसके नाम लिखते जाएंगे उसके नाम होता जाएगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट किसके नाम है? हमाद के नाम। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बेरर के ऑर्डर, ऑर्डर। अच्छा, अब अजमल भाई ने एक काम किया, अजमल भाई ने अपने साइन तो कर दिए, नाम नहीं लिखा। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया? बेरर। क्या इस इंस्ट्रूमेंट को की पेमेंट हमाद ले सकता है? हमाद ले सकता है, जमील भी ले सकता है, सलमान भी ले सकता है, सलीम भी ले सकता है, कोई, क्योंकि बेरर इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसके पास भी जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट। हाँ, क्या इसकी पेमेंट अजमल ले सकता? अजमल भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, अजमल भी ले सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, शाबाश। बाजू का ऐसा ना, बैंक जाते हैं, कहते बैक साइड पे साइन करो और उसके ऊपर लिखा होता है इंडोर्सर सिग्नेचर, इंडोर्सर सिग्नेचर, ठीक है। वो उनका इंटरनल सिस्टम में इंडोर्समेंट होती है, वो एक्सटर्नल नहीं होती, वो बैंक के अंदर ही इंडोर्समेंट होते हैं। भाई ये क्लियर हो गया? इसका मतलब है हमने ये सीखा इंस्ट्रूमेंट्स की दो टाइप्स, नहीं तरतीब, पहले आसान बोला करें ना, बेरर और फिर ऑर्डर। और फिर हमने एक ऐसी टेक्निक जादू सीखा जिसमें बेरर को ऑर्डर में और ऑर्डर को बेरर में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। तो ये बात भी समझ आ गई? अच्छा, अगर बात समझ आ गई तो लफ्ज बोलने लगा हूं, आपने उसका मतलब बताना है। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे निगोशिएशन और इंडोर्समेंट का फर्क बता दे? है माइका लाल कोई? सेम है, जो निगोशिएशन और इंडोर्समेंट का फर्क बता दे। इंडोर्समेंट में साइन की जाती हैं, निगोशिएशन में साइन नहीं होते। निगोशिएशन तो दोनों सूरतों में हो जाएगी, चाहे बेरर इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, निगोशिएशन दोनों सूरतों में हो जाएगी। इंडोर्समेंट सिर्फ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के। शाबाश। अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड में, बिल्कुल ठीक, शाबाश। 50 रुपए कोई नहीं, अभी वो रिवीजन सेशन आपका शुरू होगा ना, उसमें करेंगे 50 रुपए। तो अब मैं सुन लें, अब आपने मेरे साथ साथ रहना और मुझे बताना समझ आया कि नहीं। निगोशिएशन का मतलब है इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना। निगोशिएशन के दो तरीके हैं, एक सिर्फ डिलीवरी के जरिए से निगोशिएशन और दूसरा साइन इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के जरिए निगोशिएशन। इंडोर्समेंट का मतलब साइन करना, इंडोर्समेंट का मतलब निगोशिएशन थ्रू साइन। तो निगोशिएशन के दो तरीके हैं, एक सिर्फ डिलीवरी और दूसरा इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। इसका मतलब है इंडोर्समेंट निगोशिएशन का एक तरीका है, इंडोर्समेंट निगोशिएशन का एक तरीका है। ये बात समझ आई? निगोशिएशन दो तरीकों से हो सकती है, एक सिर्फ फिजिकल डिलीवरी करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, दूसरा साइन प्लस फिजिकल डिलीवरी दोनों हो। बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन, अब मैं टेक्निकल वर्ड्स में बात कर रहा हूं, अगर समझ लगी तो इसका मतलब निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट का बेसिक समझ आ गया आपको। बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन होगी सिर्फ डिलीवरी से, बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन होगी सिर्फ डिलीवरी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन होगी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन होगी इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। भैया बात समझ आई? चलें फिर से सुने। निगोशिएशन का मतलब है इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना। अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ फिजिकल डिलीवरी से ही ट्रांसफर निगोशिएशन हो जाएगी, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो निगोशिएशन के लिए इंडोर्समेंट प्लस फिजिकल डिलीवरी दोनों करने पड़ेंगे। ये कंसेप्ट है हमारा। ये क्लियर हो गया? आपने कहा था एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डायग्राम, हो गया? चलिए जी जी जी।
हाँ अच्छा, इंडोर्स कर दिया, क्या ये इंडोर्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितनी दफा हो सकता है? अनलिमिटेड टाइम। साइन करते जाओ, ट्रांसफर करते, अभी तो सिखाया ऐसे ना करें। साइन अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है। और आपको बताऊं, मैं अपने एक बैंकर दोस्त के पास बैठा हुआ था, उसके वैसे गपशप कंसेप्ट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल इनसाइट भी लेना चाह रहा। वो कह रहा है बाजू का हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं वो उसके ऊपर जगह नहीं होती साइन करने की, कितने साइन हो जाते हैं। वो कहता है साथ में फिर एक सफा लगाया जाता है एक्स्ट्रा, उसके ऊपर साइन करना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर साइन। हाँ तो बिल्कुल साइन, अनलिमिटेड टाइम पे निगोशिएशन हो सकती है, कोई इशू नहीं। भाई क्लियर हो या बात जी? हाँ जी, अजमल ने आगे हमाद को दिया, ये क्या हो गया? हमाद ने इसको बेरर बनाना है, कैसे बनाए? हमाद भाई इधर साइन कर दें, नाम ना लिखें, नहीं और बेरर नहीं लिख सकते, वो इधर ही लिखा हुआ है, आगे और बेरर नहीं लिख सकते, ठीक है? साइन कर दें, काफी हो गया। साइन होने का मतलब क्या है? बेरर हो गया। ये क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद आगे क्या करेक्ट? ये तो दो, ये तो कल वाली आपने रिवीजन करवा दी ना, लेकिन कोई मसला नहीं। टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स का नाम लिखा हुआ है कि टाइटल इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स लिखा हुआ है। टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन ड्यू कोर्स को अंडरलाइन करें, फिर इसको अंडर बॉक्स कर दें। इसके इन ड्यू कोर्स, ये तीन लफ्ज है, इन ड्यू कोर्स, बॉक्स बॉक्स में, शाबाश शाबाश। एक होता है, अब इन्वर्टेड कॉमा भी लगा ले, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक होता है होल्डर, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इन ड्यू कोर्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स का मतलब क्या है। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? ये भाई दिखाए, फ्री फ्रॉम, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। वो मिटा दिया, कोई बात नहीं। ये फिर आ गया चेक, क्योंकि अभी आप चेक किया आपने देखा होगा ना, ये डेट है, पे और बेरर, ये नीचे अमाउंट, साइन, इधर डब्बे में अमाउंट, अमाउंट इनवर्ड्स, इधर नाम लिखा होता है अजमल भाई। अजमल मिस्टर ए ने ये इंस्ट्रूमेंट दिया मिस्टर बी को, बाबर को, बाबर ने आगे दे दिया मिस्टर सी को ये चेक, या फर्स्ट कीजिए नाम भी नहीं लिखा, वैसे तो नाम लिखा है क्योंकि बेरर है ना। अजमल ने ये इंस्ट्रूमेंट ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को। बस यहां पे डी पे रुक जाए। क्या डी पैसे रिसीव कर सकता है इस चेक के? ए ने जब बी को दिया बी पैसे रिसीव कर सकता था, बी ने सी को दिया सी पैसे रिसीव कर सकता था, सी ने डी को दिया डी पैसे रिसीव कर सकता था। डी से चेक गुम हो गया, चोरी हो गया, ई को मिला, ई हो गया होल्डर। अब गौर से सुनिएगा मेरे दो सवाल, सिचुएशन समझ आ गई? ए ने बी को दिया बी कैश रिसीव कर सकता है, बी ने सी को दिया सी कैश रिसीव कर सकता है, सी ने डी को दिया डी कैश रिसीव कर सकता है, डी से चेक गुम हो गया, चोरी हो गया, ई के हाथ लग गया। पहला क्वेश्चन, क्या ई इस चेक की बेस पे पैसे रिसीव कर सकता है? कर सकता है। दूसरा सवाल, क्या ई को पैसे रिसीव करने चाहिए? दो सवाल। पहला, क्या ई कैश रिसीव कर सकता है? यस। दूसरा, क्या ई को कैश रिसीव करना चाहिए? नो। लॉ भी यही कहता है, लॉ कहता है ई होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर तो है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर भी कैश रिसीव कर सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी कैश रिसीव कर सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स कैश रिसीव कर सकता है और उसे करना भी चाहिए, लेकिन होल्डर कैश रिसीव कर तो सकता है और करना नहीं चाहिए, उसकी हक हलाल की कमाई नहीं है। होल्डर कौन? होल्डर इन ड्यू कोर्स जिसके पास हक हलाल तरीके से चेक पहुंचा, इंस्ट्रूमेंट पहुंचा, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो है। और होल्डर कौन है?
हक हलाल तरीके से नहीं पहुंचा, उसको पैसे वसूल नहीं करने चाहिए। अगर वो कर ले तो उसे ट्रू ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसे हाँ फाइंडर ऑफ गुड की तरह समझ ले, उसे ट्रू ओनर को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अब यूं समझिए जरा, कहानी में ट्विस्ट है, समझा दूं। ए ने बी को पैसे दिए। अच्छा, होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क क्या है? दो चीजों का। लॉ कहता है कि रिसीव्ड इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, जिसमें ये दो शर्तें पूरी हो जाए। कौन सी दो शर्तें? रिसीव्ड इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, वो है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जिसमें ये शर्तें पूरी नहीं हो रही, वो होल्डर। ए ने चेक बी को दिया, ठीक है, बी इशू किया। बी दुकान पे गया आबिद मार्केट, वहां से खरीदा एसी और दुकानदार को ये चेक दे दिया। क्या दुकानदार ने ये चेक फॉर कंसीडरेशन वसूल किया? इन गुड फेथ वसूल किया। दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एग्री करते हैं? आगे चला। दुकानदार का एक एम्प्लॉय था, कहानी में ट्विस्ट है अटेंटिव होके। एम्प्लॉय ने चुपके से चेक पकड़ा, बेरर चेक था, चेक पकड़ा। एम्प्लॉय होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, लेकिन वो बैंक चला गया। बैंक को पता ही नहीं था चेक गुम, उसको इतला मिलेगी तो पेमेंट रोकेगा ना, उसने पेमेंट कर दी। बैंक का कोई कसूर है? ये एडवांस कंसेप्ट लिंक कर रहा हूं। बैंक का कोई कसूर नहीं है, ये मेरे कसूर क्यों नहीं है? बैंक को इतला ही नहीं कि चेक चोरी का। इतला दोगे तो पेमेंट रोक देता होता है, इतला नहीं है तो बैंक का कोई कसूर नहीं, बैंक साइड पे हो गया। एम्प्लॉय ने चेक की पेमेंट ले ली, क्या ट्रू ओनर उससे रिकवरी कर सकता है? कर सकता है। क्लियर? क्योंकि होल्डर उसे लीगली ले सकता था क्योंकि पेमेंट चेक था, लेकिन उसे लेना नहीं चाहिए, वो होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं एम्प्लॉय। यहां तक बात क्लियर? आगे चलें। एम्प्लॉय खुद बैंक नहीं गया, उसने कहा बैंक में पकड़े ना जाऊं, चोरी का चेक लेके आ गया। एम्प्लॉय साथ वाली दुकान पे गया और वहां से उसने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, फ्रिज खरीद ली, और ये चेक उस दुकानदार को दे दिया। एम्प्लॉय ने ये चेक उस दुकानदार को दे दिया। दुकानदार को नहीं पता था कि ये चेक चोरी का है। क्या दुकानदार होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? शाबाश, होल्डर इन ड्यू। क्यों होल्डर इन ड्यू कोर्स? उसने फॉर कंसीडरेशन उसने फ्रिज बेची और इन गुड फेथ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि चोरी का है। इन गुड फेथ भी ओके होता है, फॉर कंसीडरेशन भी ओके होता है। ये कौन है दुकानदार? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये दुकानदार जाके बैंक से पेमेंट ले लेता है, बैंक ने पेमेंट कर दी। अब ट्रू ओनर इस दुकानदार से पैसे रिकवर नहीं कर सकता। ये लीगल पॉइंट है, क्योंकि उसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन ये चेक लिया। अब दुकानदार को उस एम्प्लॉय को ढूंढना पड़ेगा जो लेके। अब जो केस फाइल होगा ना, एफआईआर दर्ज होगी, वो दुकानदार के खिलाफ नहीं होगी, उस एम्प्लॉय के खिलाफ होगी। लेकिन अगर दुकानदार ने फ्रिज बेचा और उसको पता था ये चोरी का, पता है एम्प्लॉय है, इसका तो अपना खर्चा पूरा बड़ी मुश्किल से होता है। उसने कहा कहां से चेक लिया भाई? उसने कहा बस उधर पड़ा हुआ था, अल्लाह ताला की जमीन से उठाया चेक। अब अगर चेक लेके बेच देता है फ्रिज, क्या दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स है? क्यों? फॉर कंसीडरेशन तो है, इन गुड फेथ नहीं है। आपको पता है एजेंसी में भी पढ़ा था, पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, थर्ड पार्टी को नॉलेज है तो कहानी कुछ और होती है, नॉलेज नहीं है तो कहानी कुछ और होती है। वही कंसेप्ट यहाँ पे। दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स अब नहीं है, क्यों नहीं है? उसके नॉलेज में था। ये होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क समझ आया? एक और आखिरी एग्जांपल, फिर इसके बाद जितने क्वेश्चन आपने पूछने होंगे पूछ लीजिएगा। एम्प्लॉय घर गया, उसके भतीजे की सालगिरह है, उसने वही चेक गिफ्ट के तौर पे भतीजे को दे दिया। भतीजे को पता ही नहीं चोरी का। भतीजा होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है होल्डर है? कितनों का ख्याल है होल्डर इन ड्यू कोर्स है? होल्डर वाले इंशाल्लाह पास इस दफा, और होल्डर इन ड्यू कोर्स वाले भी पास इंशाल्लाह, क्योंकि अभी समझ लेंगे ना सही कंसेप्ट क्या है। भतीजा होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं, क्यों? इन गुड फेथ तो है, फॉर कंसीडरेशन नहीं है। फॉर कंसीडरेशन तो होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में दो फर्क बताए हैं, एक इन गुड फेथ
दूसरा फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन गिफ्ट तो गिफ्ट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, वो कंसेप्ट नहीं रिवाइज किया आपने। मुझे कैसे पता चला? और गिफ्ट वाला केस था उसमें, तो गिफ्ट वाले केसेस में कंसिडरेशन नहीं होती है, पहले पढ़ा हुआ है हमने। हाँ वो एक्सेप्शन था, कंप्लीटेड गिफ्ट था, कंप्लीटेड गिफ्ट था। अच्छा अब सुन ले, अब ये क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले। अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स से वापस आके अब मैं क्या बताने लगा हूँ, क्या था कि क्या लिखा था, लाइन क्या थी, टाइटल। टाइटल का मतलब है ओनरशिप, मालिक, मालिकाना हकूक। टाइटल अगर किसी के पास इंस्ट्रूमेंट है और इसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन इसको लिया है तो उसका टाइटल वैलिड है, चाहे इंस्ट्रूमेंट देने वाले का टाइटल डिफेक्टिव हो। नहीं समझ आए? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अच्छा सुना, आपको कोई एक चीज टूटी हुई मिले, आप इन भाई को सलामत दे सकते हैं वो चीज? नहीं, टूटी हुई है ना, उससे ज्यादा बेहतर तो नहीं ना हो सकती, ये तो नहीं टूटी को जोड़ के उसमें तो फिर भी आ जाएंगे लाइन, नहीं दे सकते। तो इसी तरह नॉर्मल रूल होता है, जिसका गुड टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफर करेगा। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल इंस्ट्रूमेंट पे दूसरे को दे सकता है। शर्त क्या है, दूसरा बंदा होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, यानी वो फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ ले रहा हो। है ना जी बात? एक बंदे का अपना टाइटल डिफेक्टिव है लेकिन वो दूसरे बंदे को गुड टाइटल ट्रांसफर कर रहा है। मेरे पास एक चीज डिफेक्टिव है लेकिन दूसरे बंदे के पास गई तो वो सही हो गई, यानी मैं होल्डर था और दूसरा होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया। भाई ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसलिए कि उसने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया, यही समझा रहा है। डिफेक्टिव टाइटल कैन ट्रांसफर, ये लाइन शायद इस तरह नहीं लिखी होगी, ठीक है, ये इस तरह करके नहीं लिखी हुई ना, क्या लिखी हुई है? ऐसे लिखी हुई है, बस समझ आ गई ना आपको, ये इसका मतलब था। क्या जरा फिर से समझाएं, मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है। इफ ए पर्सन रिसीव्स, इफ ए पर्सन रिसीव्स, यानी मैं दुकानदार हूं साथ वाला। इफ ए दुकानदार रिसीव्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैंने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन लिया इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा ही गेट्स गुड टाइटल का मतलब ये है दुनिया की कोई ताकत मुझे इस चेक को कैश कराने से नहीं रोक सकती और पैसे देने पड़ेंगे। ही रिसीव गेट्स गुड टाइटल इवन इफ एम्प्लॉय का टाइटल डिफेक्टिव था। एम्प्लॉय का डिफेक्टिव टाइटल का मतलब क्या है? वो चोर था, ठीक है, उसको गुम हुआ मिला, वो सही हकदार नहीं था, वो होल्डर, वो एम्प्लॉय जो था। ये लाइन समझ आ गई आपको? इफ ए पर्सन रिसीव, अच्छा यानी हेडिंग टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, यानी जो मैं अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं ना तो मेरा टाइटल हर डिफेक्ट से फ्री है, पाक साफ है। चाहे जिस बंदे ने मुझे दिया उसका टाइटल डिफेक्टिव में था, मुझे जब मिला बात क्यों बोला? मेरी नीयत अच्छे थे, मेरे अमाल अच्छे थे, हैं? मैंने इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन रिसीव किया। ये बात समझ आई? नहीं आई? आगे चल के दोबारा समझाऊंगा, नहीं भूल, 2 दिन बाद भूल जाएगी, पक्की बात है, भूल जाएगी। जी जी, हाँ मैंने एक मिसाल ये भी दी थी आपको कि अगर जो साथ वाला दुकानदार है उसे पता हो कि ये चोरी का चेक है और फिर भी वो लेके चीजें बेच दे तो फिर दुकानदार का टाइटल भी डिफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो, हाँ उसने क्यों डिफेक्टिव रहेगा? उसने इन गुड फेथ काम नहीं किया। रिकवरी हम किससे करवाएं? अब देखें हम कौन हैं, पहले तो ये बताए ना। नहीं हम एम्प्लॉय हैं, नहीं मुझे, हमने रिकवरी इस इंस्ट्रूमेंट सुन लें, जो पहला मालिक था असल मालिक, वो अब जो केस फाइल करेगा वो एम्प्लॉय के खिलाफ भी कर सकता है, वो इस दुकानदार के खिलाफ भी कर सकता है। यानी अगर वो देखें, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स, सुन ले दूसरा दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो बैंक चेक लेके बैंक ने पेमेंट कर दी, क्या पहला दुकानदार दूसरे वाले दुकानदार से पैसे निकलवा सकता है? अगर दूसरे वाला होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने उन गेट फॉर कंसीडरेशन पेमेंट नहीं निकलवा सकता। पहला दुकानदार दूसरे से पैसे नहीं, क्योंकि उसने गुड टाइटल आ गया उसका। अगर प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर पहला दुकानदार फोन करवा दे बैंक को कि ये चेक गुम हो गया, इसकी पेमेंट ना करें, और दूसरा दुकानदार बैंक में जाए, बैंक वाला कहे पेमेंट नहीं करनी, दुकानदार किसके खिलाफ एक्शन लेगा? एम्प्लॉय के खिलाफ भी ले सकता है, जो चेक का अकाउंट होल्डर है इसके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। अकाउंट होल्डर कहेगा ये तो मेरा चेक गुम हुआ था तो मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? ये तो वो दुकानदार क्या कहेगा दूसरा, भाई गुम जरूर हुआ था लेकिन मैंने तो इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन ये चेक लिया है, तो आप मुझे लायबल हो पेमेंट करने के। हाँ अब आप उस एम्प्लॉय को ढूंढो। ला असल में आप यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा सा शायद ला ज्यादा कर रहा है इस अकाउंट होल्डर के साथ, असल में ला इसके साथ ज्यादा नहीं कर रहा, दोनों बंदे इनोसेंट है। इसके साथ भी फ्रॉड हुआ, थर्ड पार्टी के साथ भी फ्रॉड हुआ, दूसरा दुकानदार के साथ भी फ्रॉड, इसके साथ भी हुआ, ला के सामने दोनों आगे। ला ने फेवर किसको दी? जो दुकानदार है, क्योंकि किसी हद तक किसका कसूर था? दूसरे वाले दुकानदार का तो कोई कसूर नहीं है ना।
इसका थोड़ा सा कसूर है, इसे अपना चेक संभाल क्यों नहीं सका? तो दुकान ला ने ये कहा कि दूसरा दुकानदार वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, वो पैसे ले अपने। इसको कहा आप बेफिक्र, आप परेशान ना हो, आपका भी राइट है कि आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप उस दुकानदार से नहीं ले सकते, वो तो होल्डर, आप उस एम्प्लॉय को ढूंढे, उससे पैसे ले सकते हैं। यानी दुकानदार के पास दोनों एग्रीव्ड पार्टी हैं, लेकिन लॉ ने फेवर किसको की? दुकानदार था, क्योंकि उसका तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं है ना। वरना अगर यहां तक बात ज्यादा कंप्लेक्स हो जाएगी। अगर लॉ ये कहता ना कि होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है दुकानदार, तो फिर कोई भी बंदा चेक की पेमेंट एक्सेप्ट ना करता। ये चेक बैंकिंग सिस्टम की ऐसी की तैसी फिर जाती, लोग चेक के ऊपर रिलाई ना करते। वो कहते हैं भाई मुझे क्या पता चोरी का चेक हो, बाद में तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, भाग जाओ, मैं चेक लेता ही नहीं। तो बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जरूरी था कि जो बंदा इन गुड फेथ इन इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि एक्सेप्ट करते वक्त लोगों को यह डर ना हो कि बाद में चोरी का निकला तो मेरे तो पैसे गए। भाई ये बात समझ आई आप? तो ये तीसरी, ये वैसे सिंपल सी लाइन थी, इसमें 2 लाइनें, मैं 1 मिनट में भी भुड़का सकता था, लेकिन मुझे पता अंदाजा था कि आगे चल के मैंने केस स्टडी समझानी है। मैंने तकरीबन सारी केस स्टडी डिस्कस कर दी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा लेक्चर लगा होगा कि शायद मुश्किल है, क्योंकि इसमें मैंने केस स्टडीज को ऐड कर दिया, लेकिन कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं कि एक ही दफा मुश्किल है तो एक ही दफा पढ़ा रहा हूं, मैंने इसको 3-4 दफा पढ़ाऊंगा, बार बार ये चीजें आएंगी, इसको डिस्कस करते जाएंगे, बेफिक्र है। चले आपके लिए आज का लेक्चर, और कुछ भी नहीं पढ़ाता, ये भी नहीं पढ़ा, चले ये भी छोड़े इसको। भाई अब तो आसान हो गया ना? कैसे आसान हो गया? पढ़ाया तो वैसे ही जैसा पहले था। चले एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे इसके आगे कहानी क्या चल रही है, वो क्या करा? इन इट्स ओन नेम, ए ने दिया बी को चेक, बी ने दिया चेक सी को, सॉरी इंडोर्स किया, बी ने इंडोर्स किया सी को, सी ने इंडोर्स किया डी को, डी ने किया ई को, चेक हो गया डिसऑनर। डिसऑनर भी तो हो जाते हैं, सुना मैंने चेक डिसऑनर का मतलब क्या है? बैंक ने पेमेंट नहीं की, उसके अकाउंट में पैसे थे 15 रुपए, सीए का स्टूडेंट था, 15 रुपए उसके अकाउंट में थे, चेक दे दिया उसने 1000 रुपए का, उसने कहा ये हॉस्टल का रेंट है, ये लो 1000 रुपया। अब जो हॉस्टल का हमारे साथ बी को दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ई को, चेक हो गया डिसऑनर। अब चेक है ई के पास। जब चेक डिसऑनर होता है प्रैक्टिकली आपको बता, तो बैंक उसके ऊपर स्टैंप लगाता है कि चेक डिसऑनर, आगे रीजन लिखता है किस वजह से डिसऑनर है। नॉर्मली इनसफिशिएंट फंड की वजह से डिसऑनर होते हैं, और भी रीजन हो सकती है। ई के पास कोई लीगल राइट है, कोई लीगल एक्शन ले सकता है, वो जिसने वो केस कर सकता है, उसने 1000 रुपया लेना नहीं है, चेक डिसऑनर हो गया। सवाल मेरा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ई एक्शन ले सकता है एग्रीड किसके खिलाफ? एक है लॉन्ग कट, एक है शॉर्ट कट, कौन सा समझाऊं? दोनों समझाऊं? चले दोनों। अच्छा, जब कभी जिंदगी में आपने किसी को बताना हो ना एक आसान हल और एक मुश्किल, हमेशा पहले मुश्किल बताना। हाँ, पहले लॉन्ग कट। इस सूरत हाल में आप ई के पास एक ऑप्शन ये है, ई डी के पास जाए, उससे कहे भाई तूने मुझे चेक दिया था, डिसऑनर हो गया, निकाल मेरे 1000 रुपया। ई डी को चेक दे दे, डी को 1000 रुपया दे दे, ये निकल गया। डी भागा जाए सी के पास, सी के कहे भाई मैं चेक दिया था, तुझे डिसऑनर हो गया, निकालो 1000 रुपया। सी के ये लो 1000 चेक मुझे दो। सी भागा जाए बी के पास, तुझे चेक दिया था, मुझे डिसऑनर हो गया है, अब मुझे पैसे दो, चेक लो। वो से 20,000 रुपया दे, चेक। बी भागा जाएगा अजमल के पास कि भाई मुझे पैसे दो, तुमने डिसऑनर हो गया, अजमल उसको पैसे देगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है, आपने काउंटिंग में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही बंदे से पैसे रिसीव भी करने हो, बंदे से पे भी करने हो, सेट ऑफ कर सकते। अब इनमें से डी एट द सेम टाइम इसी इंस्ट्रूमेंट का डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। उसने सी से पैसे लेने हैं, री को देने हैं। सी एट द सेम टाइम डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। उसने बी से लेके बी एट द सेम टाइम डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। तो एक तो लॉन्ग कट अप्रोच है। लॉन्ग कट अप्रोच क्या है? ई ये तरतीब से चलता है, जैसी सीक्वेंस से, जैसे चेन बन रही है। एक शॉर्टकट भी है, ई चाहे तो जंप लगा के सी के पास चला जाए, चाहे तो जंप लगा के बी के खिलाफ एक्शन ले ले, चाहे तो जंप लगा के डायरेक्ट अजमल के खिलाफ केस कर ले, डायरेक्ट अजमल के खिलाफ। ये है ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। ये जो इंडोर्सी है, ये अजमल के खिलाफ अपने नाम से भी केस फाइल कर सकता है। जरूरी नहीं अजमल ये कहे मैंने तो बी को चेक दिया था, मेरे पास बी आए, ये लाजमी नहीं है। ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। जरूरी नहीं कि अजमल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगी वो बी कराए, बल्कि ई भी करवा सकता है। ई के पास ऑप्शन है, वो किसी भी प्रायर पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब लीगल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। सी चाहे तो एनी ऑफ द प्रायर पार्टी, एनी ऑफ द प्रायर पार्टी कौन सी है? डी भी हो सकती है, सी भी, बी भी, ए भी, किसी भी प्रायर पार्टी के खिलाफ केस ई। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, ये था क्या था? ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। शाबाश जी, पूछिए।
और वो ऑर्डर चेक था, ठीक है शाबाश। बी ने आगे चेक ट्रांसफर कर दिया बेरर करके सी, सी ने डी, डी नहीं। अब ई वही ऑप्शन, वो बी के ई चाहे तो डी के, देखे इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर था कि बेरर था, इंस्ट्रूमेंट दोनों निगोशिएट हो सकते हैं ना, तो वो चाहे ऑर्डर था या चाहे बेरर था, निगोशिएट होता होता ई के पास पहुंचा तो ई किसी भी पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता। सी के नहीं, अच्छा नहीं 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 नहीं, शायद मैं अल्फाज सही नहीं बता पाया। सी एनी वन ऑफ द प्रायर पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। वो सी ये नहीं कहेगा डी तुम भी पैसे दो, सी तुम भी पैसे दो, बी तुम भी, ऐसे नहीं करेगा, उसने पैसे किसी एक से ही लेगा ना, एक सौ पे 5,000 थोड़ी लेगा। वो एनी वन ऑफ द प्रायर प्रॉपर्टी। अच्छा नहीं, वैसे ये बात समझ आई क्योंकि कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था। हाँ बात का सुन, जी जी आप बताइए। अच्छा मुझे लगा मैंने शायद इसका आंसर इनका क्वेश्चन ये है, अगर अजमल ने ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट करके बी को दिया, बी ने बेरर करके आगे सी, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट होने से इसकी लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने पैसे पहले भी देने थे, इसने पैसे अभी भी देने, ठीक है, वो तो सिर्फ ऑर्डर और बेयर में कन्वर्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लायबिलिटी राइट टू रिसीव या लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर और बेयर का ताल्लुक सिर्फ एक चीज है, नेगोशिएशन कैसे होगी बस। पार्टी के राइट्स और पार्टीज की लायबिलिटीज 100% सेम रहती है दोनों केसेस में। क्लियर होगी एक चीज? चलिए जी जी जी। हाँ शाबाश। क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर हो रहा है ये लाजमी है कि सारी पार्टीज एक दूसरे की वाकिफ हों? नहीं। ई अजमल जिंदगी में कभी मिले ही नहीं, ना कभी सुना भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो अदा करने हैं ना। तो इसीलिए इन पार्टीज का एक दूसरे हो, डी और ई तो एक दूसरे को जानते होंगी, लेकिन सी और ई हो सकता है एक दूसरे को ना जाने। ए अजमल और सी एक दूसरे को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे अदा करने तो सो करने। क्लियर हुई है बात? चलिए ये था बस हमारा, आज इतना ही रखते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं आज क्वेश्चंस भी नहीं डिस्कस करते हैं, मेरा प्लान था क्वेश्चन डिस्कस। आज आपकी रिटन होम असाइनमेंट हो गई, आज आपकी रिटन होम असाइनमेंट हो गई। रिटन होम असाइनमेंट क्या हुई आज की? ये रहने दे, ये रहने दे। हाँ कल वाली होम असाइनमेंट, आज वाली होम असाइनमेंट माफ आपको, ये भी माफ, पढ़ाई नहीं, ये भी माफ नहीं। ये असाइनमेंट कल करेंगे ना, कल। हाँ अब ये रिटर्न करनी है, अब ये इसको यहां से निकाल के इधर ले, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई, ठहर जाए। मैं एक दफा जरा ना क्वेश्चन तो मैं फिर भूल गया हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट के फिर भूल गया हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? पेबल टू बेरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। बेरर वो जो किसी को भी पेबल है, उसमें नाम नहीं लिखा होता, या बेरर लिखा होता है, बेरर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेरर लिखा होता है, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम लिखा होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बेरर में या बेरर ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है? इससे पार्टीज की राइट और लायबिलिटीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। बेरर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट हो सकता है? फिजिकल ट्रांसफर के जरिए, शाबाश, डिलीवरी के जरिए। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट हो सकता है? इंडोर्समेंट प्लस, इंडोर्समेंट के साथ लिख ले, यानी कि उसने साइन कर दिया। साइन किस लिए किया? ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किया, ठीक है। अच्छा ये तो बेरर और ऑर्डर तो हो गया क्लियर। इसके बाद क्या था? इजीली ट्रांसफरेबल, ए चाहे बी को कर दे, बी चाहे सी को कर दे, सी चाहे डी, डी जिसको मर्जी ट्रांसफर करते जाए। ये वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की तरह नहीं है कि जिनको ट्रांसफर कराने के लिए बड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं। यहाँ तो फिजिकली दो, यहाँ साइन करके दे दो, इजीली ट्रांसफर। अच्छा एंड पे जाके अगर डिसऑनर हो जाए, अगर डिसऑनर, तो जो उस वक्त का होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा वो किस पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर? अपने नाम। क्या ये अजमल के खिलाफ अपने नाम से केस फाइल कर सकते हैं कि इसे बी को साथ मिलाना होगा? डायरेक्ट अजमल के खिलाफ भी केस फाइल हो सकता है। यह है ट्रांसफरी कैन सी इन इट्स ओन नेम। अगर आपको ट्रांसफरी, अगर आपको अभी थोड़ा कंसेप्ट वीक है तो लफ्ज ट्रांसफरी यूज कर लें। अगर आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मास्टर बन गए अभी तक के लेक्चर के, तो ट्रांसफरी की बजाय एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंडोर्जी। शाबा, इंडोर्जी, इंडोर्जी कैन सू इन इट्स ओन नेम। और ये तीसरे वाला क्या था? ये तो बहुत अहम, केस स्टडी के लिए बहुत अहम, कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो उसने रिसीव किया, उसका टाइटल हमेशा गुड रहेगा, चाहे देने वाले का टाइटल गुड है चाहे बैड है, डिफेक्टिव हो चाहे गुड हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा गुड रहेगा, लेकिन दो शर्तें हैं केस स्टडी में। ये शर्तें एक दो और भी है, लेकिन वो इतनी अहम नहीं है। दो केस स्टडी के पॉइंट से मेन कंडीशन क्या है होल्डर इन ड्यू का बनने का? इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, ये ध्यान में रखना। अच्छा चेक आपने देखा कभी? असल में देखा आपने चेक? कहां से उठाया था?
अच्छा नहीं, ये किताब में देखा होगा। हाँ, पेज के किताब का पेज है, पेज में आपको बताता हूँ फॉर्मेट। देखें, जब तक आपके सामने एग्जाम्पल ना आए, डायग्राम ना आए, कंसेप्ट की सही समझ नहीं ना आती। जब तक तो एग्जाम्पल सुने, पहले बताए। अब आप कहें निगोशिएबल, 12 बज गए शक्ल में, नहीं पहले मुझसे पूछे सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल्स दीजिए। 3 एग्जाम्पल्स हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, निगोशिएबल। अब पूछे सर चेक क्या होता है? हाँ, चेक क्या होता है? चेक सुने क्या होता है। आइए पेज है 190, नहीं पेज 202, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, आपके सामने एक चेक है। हाँ जी, ये मुझे लगता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मंथली सैलरी है, उसको पे हुई है। चलें, 12 लाख नहीं है, छोटी सोच, 12 मिलियन है। अच्छा, ये चेक, ये है चेक का फॉर्मेट। अब आप कहें सर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट नोट करें, पेज 200, पेज 200। अब अगला सवाल क्या पूछना है आपको पता है? प्रॉमिसरी नोट क्या? पेज 198। ऑलमोस्ट सेम नहीं, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑलमोस्ट सेम नहीं, दोनों। हाँ, क्या फर्क है भला? एक में 2 पार्टीज हैं, एक में 3 पार्टीज हैं। ये आपने सिर्फ पढ़ के आना है, ऊपर नीचे कोई चीज नहीं पढ़नी, सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के आना है। और इसमें एक टिप बता देता हूं आपको, जो पैसे देने वाला है ना उसका नाम नीचे आएगा, और जो पैसे वसूल करने वाला है उसका नाम ऊपर होगा। तो आपको पार्टीज पहचानने में आसानी हो जाती है, वरना आपको पता नहीं चलता सर किसने पैसे वसूल करना है, किसने पैसे देने हैं। और फिर वैसे भी जब मैं आपसे ज़बानी कहूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर दो, तो आप ये ना हो कि जिसने पैसे देने हैं उसे पैसे लेने वाले की जगह पे फिट कर दें, वो केस स्टडी, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया, ये जो मैंने आपको पेज नंबर बताया है, ये तो हमारी वाली बुक है ना। तो जो स्टूडेंट आई कैप की बुक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, हाँ, आई कैप की बुक में चेक का फॉर्मेट है पेज 246 पे। चेक का फॉर्मेट किस पेज पे है? 246। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट 233 पे। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट 229 पे। ये आपने सिर्फ फॉर्मेट, ऊपर नीचे की कोई चीज नहीं पढ़नी, वरना कोई समझ नहीं आएगी। समझ वैसे इसकी भी नहीं आएगी, चेक के अलावा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज की भी नहीं आएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं एक दफा आप इसको देख ले स्वाब की नीयत से, क्योंकि इंशाल्लाह, हाँ नहीं इंशाल्लाह स्वाब, भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के रिज़्क़ हलाल कमाना है ना। हाँ, तो वो भी स्वाब का काम है। तो हाँ जी बिल्कुल, तो स्वाब की नीयत से इसको देख लें और पढ़ लें। बस आज आपकी इसके अलावा और कोई होम असाइनमेंट, सिर्फ वो कल 3-4 क्वेश्चन जो कल आपको कहा था, अब आप रिटर्न फॉर्म में आपने करा, उसको हम कल लेक्चर के स्टार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।